हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो लोग कोई भी बीमा कंपनी का एजेंट बनना चाहते हैं उनके लिए जो आपको पता होगा एक परीक्षा पास करना पड़ता है जिसमें आपको कम से कम 18 नंबर लाना पड़ता है 50 में से। उसके जो भी क्वेश्चन होते हैं किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, ये 18 नंबर है। अगर आपका 17 नंबर भी आता है तो 1 नंबर ग्रेस देकर आपको पास कर दिया जाता है, यानी कि आपको 17 नंबर लाना ज़रूरी है। और ये टोटल जो है आपका क्वेश्चन होता है वो जानना ज़रूरी है, 50 क्वेश्चन, और सभी जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए मैं इसमें आपको बात करूंगा कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। आपको 50 में से मात्र 17 क्वेश्चन लाना है। आप केवल इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसमें मैं 100 क्वेश्चन बताऊंगा। आपको बता दूं कि 20 चैप्टर कुल होते हैं पढ़ने के लिए। अगर आपने एक भी चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। मैं उसी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपको पूछा ही जाएगा, यानी कि 100 में आपको क्वेश्चन बताऊंगा और 100 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूछा जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूछा जाएगा। अगर सोचिए, अगर 25 क्वेश्चन मिल गया आपको 50 में से, इन्हीं में से 25 मिल गया तो आपको नंबर लाना है केवल 17, यानी 17 सही होगा। आपको 17-18 भी याद रहेगा तो आप आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। तो कोई झंझट की बात नहीं है, आप पूरा वीडियो को देखिए। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं कुछ अजीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नहीं कि पढ़ने का थोड़ा बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। और एक बार में आपको नहीं हो तो 2 बार देख लीजिए, क्योंकि आपको बस पास करना है। 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए और आप निश्चिंत होकर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाइए और एग्ज़ाम दीजिए और आप पास हो जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों देखिए, आपका फर्स्ट प्रश्न है, ये फर्स्ट चैप्टर से पहला प्रश्न है, यानी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं सिर्फ लिया हूँ। यहाँ पर लिखा गया है IC 33 क्वेश्चन, यानी इसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, वह सिद्धांत प्रणाली जिसके तहत विभिन्न व्यक्तियों से वैयक्तिक अंशदान प्रीमियम एकत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे जो है संयोजन या संलिग्न कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, संयोजन या संलिग्न। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बीमा के चयन पूर्व ध्यान देने वाली बातें कौन सी है? दोस्तों, बीमा जब हम चयन करते हैं उससे पहले जो है कौन सी बातें हम लोग ध्यान में रखें? तो इसमें जो है देखिए, देख सकते हैं, थोड़े के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम मोल ना ले, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको रखना है हानि सहने की सामर्थ्य से सबसे ज़्यादा जोखिम ना ले, यानी कि ये दोनों जो है सही है, ये भी सही है, तीसरा भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, मनुष्य को बीमा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो दोस्तों, मनुष्य को बीमा की आवश्यकता जो है, मृत्यु का समय अनिश्चित नहीं है। आपको पता है कि मृत्यु का समय जो है वो अनिश्चित नहीं है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, इसलिए जो है उसको बीमा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ग सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जोखिम प्रबंधन के तकनीक कौन सी है? तो दोस्तों, जोखिम प्रबंधन के तकनीक कौन सी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है जोखिम टालना, जोखिम प्रतिधारण, जोखिम ह्रास एवं नियंत्रण, यानी ये सभी जो है तकनीक हैं जोखिम प्रबंधन के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद पांचवा प्रश्न है दोस्तों, बीमा का इनमें से कौन सा मुख्य स्वरूप है? तो दोस्तों, इसमें से बीमा का कौन सा मुख्य स्वरूप है? तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए क में दिया है बीमा जोखिम अंतरण। तो ये जो है ना इसका मुख्य स्वरूप है। तो 5 का जो है ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, बीमा जोखिम अंतरण। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न जो है आपके चैप्टर 2 से लिया गया है। मैंने बताया था कुल चैप्टर जो है 20 है, 20 से मैंने क्वेश्चन लिया, तो यहाँ पर चैप्टर 2 से क्वेश्चन लिया गया है। दूसरा छठा प्रश्न, तो चलिए देखते हैं। छठा प्रश्न है, वह कौन सा मापक है, यंत्र है जिसका विकास प्रोफेसर ह्यूम्बर ने किया जिससे वह निर्णय लिया जा सके कि ग्राहक को कितना बीमा की सिफारिश की जाए? तो दोस्तों, वह कौन सा यंत्र है? तो यह जो है मानव जीवन मूल्य यंत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, मानव जीवन मूल्य। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है, क्षतिपूर्ति की संविदाएं इनमें से कौन सी है? तो क्षतिपूर्ति, यानी जब भी क्षति कोई चीज़ का हो जाए तो उसे पूर्ति के लिए कौन सी इसमें से समुदाय जो है आपको हेल्प कर सकता है? तो ये जो हो जाएगा आपका साधारण बीमा जो है हेल्प कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, साधारण बीमा। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न है, जीवन आश्वासन की संविदा इनमें से कौन सी है? जीवन
आश्वासन की संविदा जो है इनमें से कौन सी है? तो ये जो है जीवन बीमा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा जीवन बीमा। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है, वह प्रीमियम जिसे इस प्रकार निश्चित किया जाए जिससे आयु बढ़ने के साथ उसमें बढ़ोतरी न हो और संपूर्ण संविदा अवधि के दौरान स्थिर रहे। तो ये जो है कौन सी प्रीमियम लेना है हमको? तब इस कंडीशन में हमको लेना है स्तरीय प्रीमियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा स्तरीय प्रीमियम। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न जो है आपका 10वां प्रश्न है, जीवन बीमा में कौन से दो सिद्धांत जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं? तो जीवन बीमा में कौन से दो ऐसे सिद्धांत हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका जो है ये पारस्परिकता और संघरीकरण जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है, जीवन बीमा संविदा में आश्वासन तत्व का क्या आशय है? तो आश्वासन तत्व का क्या आशय है? कठोर विनिमय एवं सख्त निरीक्षण। तो ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा कठोर विनिमय एवं सख्त निरीक्षण। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न जो चैप्टर 3 से लिया गया है, बीमा संविदा भारतीय संविदा अधिनियम 1873 द्वारा नियंत्रित दो पक्षों के बीच किया जाने वाला एक समझौता। ये दो पक्ष कौन से हैं? तो ये दो पक्ष जो है कौन से होना चाहिए? तो ये होना चाहिए पॉलिसी धारक और बीमाकर्ता, जो पॉलिसी ले रहे हैं और बीमाकर्ता जो हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है, परम सद्भाव का सिद्धांत के तहत कौन सा जानकारी का खुलासा करना आवश्यक नहीं है? तो कौन सा जानकारी का खुलासा हम लोग नहीं कर सकते हैं? तो साधारण ज्ञान की बातें गई पॉलिसियां जो है इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, ऐसी संविदा जो एक पक्ष द्वारा बनाई गई होती है और दूसरे पक्ष को सिर्फ पालन करने का अवसर देती है, उन्हें डैश कहा जाता है। तो एक ही पक्ष द्वारा जो है बनाई जाती है और दूसरे पक्ष को सिर्फ उन्हें पालन करना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आसंजन की संविदा कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर का हो जाएगा आसंजन की संविदा। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जीवन बीमा में लागू नहीं है और पर दुर्घटना बीमा में लागू होते हैं? यानी कि जीवन बीमा में लागू नहीं होते और दुर्घटना बीमा में लागू होते हैं। तो ये जो है आसन्न कारण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आसन्न। उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है, बीमा हित जीवन बीमा ने किस समय मौजूद होना चाहिए? तो बीमा हित जीवन बीमा ने किस समय मौजूद होना चाहिए? तो बीमा खरीदने के समय जो है मौजूद होना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न आपका है, व्यक्तिगत वित्तीय योजना की आवश्यकता क्या है? व्यक्तिगत वित्तीय योजना की आवश्यकता क्या है? तो क्या हो सकता है? तो वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें व्यक्तिगत वित्तीय योजना की आवश्यकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न है, आकस्मिक निधि के लिए संचित धन कौन सी निधि में निवेश करना उचित होता है? तो कौन सी निधि में निवेश करना उचित होता है? तो बैंक जमा या म्यूचुअल फंड के डेट स्कीमों में। ठीक है, इसमें जो है आपका धन जो है एक सिक्योर माना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है, लेन देन संबंधी जरूरतों के लिए धन संचय का उचित तरीका क्या है? लेन देन संबंधी जो है जरूरतों के लिए धन संचय का उचित तरीका जो है धन बैंक जमा या ऐसे बचत साधन में लगाए जो सही समय पर निकालने योग्य हो जाए, यानी कि सही समय पर हम लोग उसे रुपया निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है, आकस्मिक नुकसान से सुरक्षा संबंधित जरूरतों के लिए निवेश का उचित तरीका क्या होगा? निवेश का सबसे उचित तरीका जो है कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका बीमा पॉलिसी में। ठीक है, तो बीमा पॉलिसी ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है, धन सृजन संबंधित जरूरतों के लिए निवेश का उचित तरीका क्या होगा? धन, अब देखिए यहाँ पर है धन सृजन। ठीक है, निवेश के लिए कौन सा तरीका जो है उचित होगा? तो ये होगा शेयर, उच्च उत्पादकता, ब्रांड या फिर अचल संपत्ति में। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए ये चैप्टर 5 से 22वां प्रश्न लिया गया है, यानी 22 से शुरू जो होगा उसके बाद चैप्टर 5 से आएगा, फिर 6 तक आएगा। इसी प्रकार से 20 चैप्टर का पूरा क्वेश्चन मैं लिया हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता, जी हो जाता है, कुछ भूल जाइएगा आप, इसलिए आप वीडियो को 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाइए और निफिकिर होकर आप आराम से एग्ज़ाम को पास कर जाइएगा। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये 22वां प्रश्न है, अब विपणन के दृष्टिकोण से उत्पादन की सही परिभाषा क्या हो सकता है। तो विपणन के दृष्टिकोण से जो उत्पादन की सही परिभाषा होता है, उत्पाद विशेषताओं का एक समूह है। ये जो है आप पढ़े होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे 5, तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है, मूर्त और अमूर्त उत्पादों में क्या फर्क कैसे करें। जो होगा मूर्त और अमूर्त उत्पादों में फर्क कैसे देखेंगे। तो ये हम देखेंगे, मूर्त उत्पादों को जो सीधे स्पर्श करके जाना जा सकता है, ठीक है, लेकिन अमूर्त उत्पादकों को नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न आपका हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, मियादी बीमा योजना की विशेषताएं क्या है। मियादी जो है बीमा योजना, उसका विशेषताएं क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए पहला दिया गया, मियादी बीमा आरोहक संपूरक के रूप में भी लिया जा सकता है, ये भी है, हाँ ये कंडीशन हो सकता है। उसके बाद देखिए अगला है, मियादी बीमा कम प्रीमियम पे बेहतर सुरक्षा प्रदान की, बिल्कुल। उसके बाद देखिए इसका मतलब घ, हाँ घ में देखिए ये सभी दिया गया है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न है, संपूर्ण बीमा योजना की अवधि क्या होती है। तो जब संपूर्ण जीवन बीमा योजना की अवधि क्या हो सकती है, तो वो संपूर्ण जीवन तक हो सकती है, मतलब जितना भी जीवन होगा। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न है, बंदोबस्ती पॉलिसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बंदोबस्ती पॉलिसी के संदर्भ में जो है ये सभी कथन जो है सही है, ये जो दिए गए हैं तो ये सभी सही है, आप रीड कर सकते हैं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सही कथन जो है सही है। सॉरी एक मिनट, सॉरी दोस्तों, इसका जो है आंसर सिर्फ ख होगा। बंदोबस्ती पॉलिसी के प्रीमियम में बचत के तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है, तो इसका सिर्फ होगा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा आपसे। और 27वां प्रश्न है दोस्तों, ये जो है चैप्टर 6 से अब चालू हो रहा है। तो 27वां प्रश्न है, गैर परंपरागत बीमा उत्पाद किस तरह से परंपरागत बीमा उत्पाद की तुलना में अलग है। तो किस प्रकार से अलग है, तो ये आप देख सकते हैं कि अधिक पारदर्शिता, उसके बाद निवेश लीकेज, उसके बाद बंडल को खोलना, या फिर लचीलापन। ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये सभी जो है अलग है, ठीक है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा 27 का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, परंपरागत बीमा उत्पादों के किन समितियों के चलते बीमाकर्ताओं को गैर परंपरागत उत्पाद विकसित करने की प्रेरणा मिली। तो मनमानी तरीके से मर्यादा, उसके बाद देखिए आय के दर का स्पष्टीकरण का अभाव, मनमानो ढंग से संपन्न मूल्य तय करना, ठीक है, ये सभी जो है कारण है, इसी कारण से मिला है। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए 29वां प्रश्न है, जीवन बीमा योजना से न्यूनतम कितने वर्ष तक निकासी नहीं की जा सकती है। तो कितने वर्ष तक निकासी नहीं की जा सकती है, तो हम लोग कभी भी कर सकते थे, कभी भी निकासी की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, कभी भी निकासी की जा सकती है। उसके बाद देखिए 30वां प्रश्न जो है आपका, जीवन बीमा योजनाओं को आकर्षक बनाने के लिए किन पहलुओं पे सुधार लाना आवश्यक है। तो इसमें कौन से पहलू पर हम लोग सुधार लाएंगे जो होगा ये और आकर्षक बनते जाएगा लोगों तक, और अच्छे से वो समझ पाएंगे इनको। तो हम लोग को निवेश लाभ में तेज़ी से सुधार करना होगा, बिल्कुल। उसके बाद देखिए मुद्रास्फीति या महंगाई से बेहतर निवेश प्राप्ति का प्रदर्शन करना होगा, या फिर संपूर्ण होना चाहिए था, संपूर्ण मूल्य पर अधिक से अधिक नकदी मूल्य उपलब्ध कराना। तो इनमें से हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो है और आकर्षक बनेगा। तो हमको जो है इसका जो है मुद्रास्फीति या महंगाई से बेहतर निवेश प्राप्ति का प्रदर्शन करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31वां प्रश्न है, सर्वव्यापी जीवन बीमा या फिर परिवर्तनशील बीमा योजना के विकास से बीमा ग्राहकों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे, लचीले प्रीमियम, लचीले अंकित राशि, लचीले मृत्यु राशि, या फिर उपयुक्त सभी।
तो इसमें से जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी जो है हमें ग्राहकों को लाभ प्राप्त देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 32वां प्रश्न अब चैप्टर नंबर 7 से आएगा। निम्नलिखित में से कौन पेंशन योजना का प्रकार? दोस्तों पेंशन योजना का कौन से प्रकार? सार्वजनिक पेंशन योजना ये भी है, व्यावसायिक पेंशन योजना ये भी है, निजी पेंशन योजना ये भी है। ये सभी प्रकार ही है, तो ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए 33वां प्रश्न है, व्यावसायिक पेंशन योजना नियोक्ताओं द्वारा प्रायोजित होता है। दोस्तों ये कौन से नियोक्ता द्वारा प्रायोजित होता है? तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा क हो जाएगा, कर्मचारी के लाभ का हिस्सा बनते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34वां प्रश्न है, अतीत में व्यावसायिक पेंशन योजना की देय लाभ किस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं? अतीत में व्यावसायिक पेंशन योजना की देय लाभ किस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं? तो ये जो है आपके अंतिम वेतन एवं सेवा वर्षों के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर इसका ग सही हो जाएगा, अंतिम वेतन एवं सेवा वर्षों के आधार पर। उसके बाद देखिए 35वां प्रश्न है, और निम्नलिखित में कौन सा सही कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में चर्चा करें। देखिए पहला कथन है, अविमित पेंशन योजना में नियोक्ताओं न्यास बनाकर फंड के नियोजन का काम स्वयं करता है। हाँ ये सही है। उसके बाद देखिए दूसरा, बीमित पेंशन योजना में फंड के नियोजन का काम नियोक्ताओं किसी बीमा कंपनी द्वारा करवाते हैं। ये भी सही है। यानी क्या लगता है ऑप्शन नंबर डी में क्या? हाँ घ उपयुक्त सभी दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। देखिए मैंने दो देखा क्योंकि दोनों सही आ रहा था, तो स्वाभाविक है यहाँ पर दिया होगा उपयुक्त सभी, तो सभी सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वार्षिकी वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो वार्षिकी वर्गीकरण का आधार इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए वार्षिकी कैसे खरीदी जाती है, ये है। वार्षिकी का भुगतान कैसे किया जा सकता है, ये भी है। तो यानी कि और भी ऑप्शन होना चाहिए, तो देखते हैं और ऑप्शन। हाँ यहाँ पर दिया गया वार्षिकी भुगतान के समय के आधार पर, ये भी देखिए है। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है वही ना पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर वार्षिकी प्राप्त करता है कि उम्र के आधार पर, हाँ ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि घ सही हो जाएगा, वार्षिकी प्राप्त करता के उम्र के आधार पर। उसके बाद देखिए अब चैप्टर 8 से चालू होता है। अंतरंग रोगी ऐसे रोगी होते हैं जो अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज करवाते हैं। ये जो है अंतरंग रोगी जो होते हैं ना, अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज करवाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ख सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 38वां प्रश्न है, स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय किन कंपनियों के द्वारा किया जाता है? तो स्वास्थ्य बीमा का जो व्यवसाय जो है ना, वो कौन से कंपनी द्वारा किया जाता है? जीवन बीमा कंपनी बिल्कुल किया जाता है, साधारण बीमा इसमें भी किया जाता है। ये देखिए उपयुक्त सभी है, तो इसमें से सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ आंसर इसलिए बताता हूँ ताकि आपको सिर्फ आंसर भी दिमाग में रहे, तो ऑप्शन देकर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी को मतलब वहाँ पर पूछे जाएंगे, इसी से पूछे जाएंगे, तो आपको लगेगा काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आसानी से आप 17 से 20 क्वेश्चन बना सकते हैं, 20 से 25 भी आप बना दीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए, क्योंकि याद रहेगा आपको जितना भी माइंड में, बस इसी से क्वेश्चन आने वाला है, बस इतना सोच कर आप चलिए, ठीक है। 39वां प्रश्न, स्वास्थ्य बीमा में किन खर्चों का बीमा नहीं होता? तो स्वास्थ्य बीमा में कौन से खर्चों का हम लोग बीमा जो है नहीं होता है? तो देखिए ये जो है अस्पताल तक यातायात के खर्चे जो है स्वास्थ्य बीमा में नहीं देते हैं। यानी कि आप अस्पताल तक आने के लिए कोई भी मोटर गाड़ी करते हैं या फिर व्हाटएवर जो भी आप करते हैं, रिजर्व कोई टेम्पू कर लीजिए या फिर कोई भी आप चीज़ करते हैं, तो उसमें जो है आपका खर्चा, ये आपका अस्पताल तक यातायात के खर्चे जो है ये स्वास्थ्य बीमा में नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए 40वां प्रश्न है, किन परिस्थितियों में बीमा कंपनी आवासीय अस्पताल सुविधा के तहत घर में रह के इलाज करवाने की अनुमति देता है? तो घर में रह के इलाज करवाने की अनुमति कब देता है? तो बीमारी में 3 दिन से अधिक के लिए चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो, तो बिल्कुल हाँ तब देता है। उसके बाद दूसरा है, रोगी की हालत ऐसी हो कि उसे अस्पताल नहीं ले जाया जा सकता, हाँ नहीं होगा तो बिल्कुल दिया जाएगा। और तीसरा है, रोगी अस्पताल में आवासीय सुविधा की कमी कारण वहाँ नहीं ले जाया जा सकती, ये भी हो सकता है, यानी कि उपयुक्त सही भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41वां प्रश्न है, श्री श्याम अपना तथा अपनी पत्नी का स्वास्थ्य बीमा लेना चाहते हैं। अलग अलग बीमा लेने पर प्रत्येक का प्रीमियम 5,000 रुपया आ रहा है। दोनों का साथ में उतना ही राशि का फैमिली फ्लोटर लेने पर प्रीमियम
क्या होगा, तो प्रीमियम जो होगा 10,000 से कम होगा। आपको दोनों को साथ जब करेंगे तो ऐसे 10,000 से कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा 10,000 से कम। उसके बाद देखिए अब चैप्टर नंबर 9 से शुरू होता है। 42वां प्रश्न है, विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम 1874 की धारा 6 के अंतर्गत इनमें से कौन लाभार्थी कौन हो सकते हैं, तो इनमें से कौन से लाभार्थी हो सकते हैं, पत्नी और एक अधिक बच्चे उपयुक्त रूप से बिल्कुल ये हो सकते हैं, और केवल पत्नी भी हो सकती है, यानी कि जिनको भी आप लेना चाहते हो वो हो सकते हैं। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर घ से हो जाए, उपयुक्त सभी है एक लाभार्थी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 43वां प्रश्न, प्रमुख व्यक्ति बीमा एक प्रकार का पॉलिसी है। ये जो है बीमा एक प्रकार का कौन सा पॉलिसी है, जीवन बीमा, साधारण बीमा, यानी कि ये दोनों जो है कथन सही है। हाँ, ये दोनों पॉलिसी है, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा 43 का। ठीक है, उसके बाद देखिए 44वां प्रश्न है, प्रमुख व्यक्ति बीमा में प्रीमियम का भुगतान कंपनी द्वारा की जाती है एवं मृत्यु लाभ भी कंपनी को ही मिलता है, और यह कर योग्य। हाँ, ये कर योग्य, यानी कि जो भी व्यक्ति बीमा का प्रीमियम का भुगतान कंपनी द्वारा की जाती है और मृत्यु लाभ भी उनको कंपनी को ही मिलता है, और ये कर योग्य, यानी कि जो भी आपका कर का मतलब होता है कि जैसे सूद जिसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में इंटरेस्ट बोलते हैं, वो हुआ कर योग्य, यानी कि वो भी उसमें लगता है। तो कौन नंबर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 45वां प्रश्न है, बंधक मुक्ति बीमा MRI या ऋण रक्षक पॉलिसी संपन्न मूल्य या परिपक्वता लाभ पर प्रभाव डालती है। इस पॉलिसी के तहत बीमा कवर मियादी बीमा पॉलिसी के विपरीत हर वित्तीय वर्ष कम हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, जितना बीतेगा वर्ष उससे कम होते जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 46वां प्रश्न है, प्रमुख व्यक्ति व्यवसाय से सीधे और पर जुड़ा कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है जिसके मृत्यु के कारण व्यवसाय के लिए वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है। तो वित्तीय संकट जो उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं एक निर्देशक या एक भागीदारी ये भी होता है, एक प्रमुख विक्रय अधिकारी ये भी होता है, यानी कि सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। 1 मिनट दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा।